है ना। हाउ डू वी कैटेगराइज ना, इसकी बहुत कैटेगरीज है कि माइक्रो यूनिट्स कौन है, स्मॉल यूनिट्स कौन है, मीडियम इंटरप्राइज कौन है। अर्लियर इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द प्लान्स, बट अभी रिसेंटली 1920 में एक अमेंडमेंट हुआ और फिर इनके टर्नओवर के बेसिस पे हम कैटेगराइज करेंगे कि कौन सी इंडस्ट्री जो आपकी मीडियम इंटरप्राइज है, कौन स्मॉल इंडस्ट्री है एंड कौन माइक्रो बिजनेस। ओके, फिर आता है आपका नेशनल हाउसिंग बैंक, जिसे हम बोलते हैं NHB। इसे सेटअप करा गया था 1988 में एंड इसका जो मेजर कंसर्न था वो हाउसिंग सेक्टर के लिए था एंड इट एक्चुअली was established to mandate to promote, mandatory बनाए, promote करे efficient, viable and sound housing finance companies. See, what is this sound housing finance companies? इनका जो मेजर कंसर्न था कि जो आपका हाउसिंग सेक्टर है ना, या जिन्हें भी हाउसिंग फैसिलिटीज चाहिए, तो आपकी बहुत सारी स्कीम्स आती हैं जहाँ पे आप ना फाइनेंस कर सकते हो अ हाउस फॉर योरसेल्फ। तो इनका मेजर कंसर्न यही था कि ये ऑगमेंट करें द फ्लो ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर द हाउसिंग सेक्टर और रेगुलेट करें। तो ये मोबिलाइज करती है, चैनलाइज करती है रिसोर्सेस, किस लिए? जो बहुत सारी आपकी हाउसिंग स्कीम्स हम प्रोवाइड कर सके, जिसका यूटिलाइज करके लोग हाउसिंग फैसिलिटीज को अवेल कर पाए। लास्ट इज योर एग्जिम बैंक, जिन्हें हम बोलते हैं, मैंने बोला ना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बैंक। इनको हमने 82 में सेटअप किया था पार्लियामेंट में। उनका पर्पस क्या था? फाइनेंसिंग, फैसिलिटेटिंग एंड प्रमोटिंग इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो इनका they come into picture when the foreign trade is involved. Foreign trade is involved, so they will help you in case you are into the foreign trade. And ये principal financial institution है country में for coordinating the working of the institution engaged in financing export and imports. तो जो भी institution आपके engaged है export और import में, उनको ये क्या करती है? एक तरीके से you can say सुपरवाइज कर रही है, गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रही है। तो ये हो गई हमारी कैटेगरीज ऑफ बैंक। लेट्स टॉक अबाउट फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। जनरली लॉट ऑफ टाइम लाइक दिस इज व्हाट वी नो अबाउट बैंक। When we talk about commercial banks, the two major function that comes to our mind, that strikes our mind is acceptance of deposit, advancement of loan. वो आपके पैसे को एक्सेप्ट, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं और आपको लोन्स एंड ऑल प्रोवाइड करते हैं। And see, there are two types of interest associated with acceptance of deposit and advancement of loan. पहला जब बात करें the rate of interest जिस पे डिपॉजिट को ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसे हम बोलते हैं बोरोइंग रेट। कि बैंक जब आपसे, जैसे मैं बैंक को पैसे बैंक में सेव कर रही हूँ, ठीक है, दिस इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, दिस इज अ फंक्शन बाय अ बैंक। मैं एसबीआई में पैसे सेव कर रही हूँ, डिपॉजिट कर रही हूँ, तो बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचो तो एसबीआई क्या कर रहा है? मेरे डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहा है। सो लाइक आई सेड ना, दे विल पे मी सर्टेन, हम बोलते हैं ना रेट क्या है सेविंग अकाउंट के और करंट अकाउंट के। हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट क्या होती है, करंट अकाउंट क्या होती है, बट अभी हम बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट की। तो बैंक के ना दो टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट होते हैं। पहला होता है बोरोइंग रेट। इस रेट पे बैंक बोरो कर रहा है हमसे, हम अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, दैट मीन्स बैंक को लेंड कर रहे हैं, यानी बैंक बोरो कर रहा है, तो बैंक जो इंटरेस्ट मुझे पे करेगा दैट इज बोरोइंग रेट। और दूसरा होता है, यही मैंने बोला ना, हाउ डज बैंक वर्क? दे काइंड ऑफ एक्सेप्ट द डिपॉजिट एट अ लोअर रेट एंड देन दे काइंड ऑफ एडवांस द डिपॉजिट, एडवांसमेंट ऑफ लोन, और दे लेंड द मनी हुएवर इज इन नीड। और जो रेट वो, जैसे मेरे से पैसा मैंने डिपॉजिट किया और मिस्टर ए हैं, उन्हें बैंक से क्रेडिट फैसिलिटी लोन चाहिए था, बैंक ने उन्हें लोन दिया, तो वो जो मिस्टर ए हैं जिन्होंने बैंक से बोरो करा है, सेम वे उन्हें बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो बैंक उनसे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी वो लेंडिंग रेट होता है। मैं जो बैंक जो मुझे पे करेगा मेरे डिपॉजिट्स के बदले, दैट इज बोरोइंग रेट। और जो पैसा जब भी बैंक लेंड कर रहा है किसी थर्ड पार्टी को और उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो होता है लेंडिंग रेट। और जो इन दोनों का डिफरेंस होता है ना, यही इनकम होती है बैंक्स की। मैंने बोला ना, जब भी वो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट, जो रेट वो आपको ऑफर करेंगे वो कम होता है, और जब ये पैसा लेंड करते हैं किसी थर्ड पर्सन को, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हायर होता है।
तो इन दोनों का डिफरेंस इज द एक्चुअल इनकम ऑफ द बैंक, उसी से उनका जो बेसिक ऑपरेशन एक्सपेंसेस निकलते हैं। मेजर फंक्शंस की बात करें बैंक्स की, तो वही एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ एडवांसमेंट्स, बट इसके अलावा भी बैंक बहुत सारे आपको फैसिलिटीज देता है। जैसे इफ यू हैव गॉट अ चेक और बिल, आप डिस्काउंट कर सकते हो। ट्रेड बिल का भी आपने ऑलरेडी, आई थिंक मैं अज्यूम करती हूँ, बट अगेन आई हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फील्ड, यहाँ पे बहुत डिफरेंट सारे कॉमर्स के बच्चे नहीं है। देखो बेटा, चेक जब भी आपको इशू होता है, जैसे मैं भी जब मैंने जॉब करनी शुरू की थी आईपी यूनिवर्सिटी में, तो दे यूज्ड टू पे मी थ्रू अ चेक, सीधे बैंक में क्रेडिट नहीं करते थे। तो वो चेक मेरे पास है, और जब मैं जाती थी बैंक के पास, तो बैंक उस चेक को डिस्काउंट का मतलब क्या है, चेक लेके मेरे को पैसे दे। ऐसे बिल्स का होता है कि बिजनेसेस जो होते हैं, या किसी ने किसी को क्रेडिट पे सामान बेचा, तो एक ट्रेड बिल जेनरेट होती है, तो वो बिल को भी बैंक एक्सेप्ट करता है और डिस्काउंट करता है। डिस्काउंट कर रहा है कलेक्शन ऑफ चेक, यही हो गया कि कलेक्ट कर रहा है। सेफ कस्टडी दे रहा है आपके आर्टिकल्स को, हम लॉकर्स एंड ऑल भी रखते हैं ना, कि अपना पैसा अगर हम बैंक को में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आपको एक सेफ कस्टडी दे रहा है आपका जो भी आर्टिकल है। रेमिटेंसेस बहुत सारी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक को भी कभी कभी दे आर इन नीड ऑफ फंड, तो दे कैन इशू लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ सोर्स ऑफ अरेंजिंग शॉर्ट टर्म फंड्स, वेर इन दे विल इशू अ लेटर ऑफ क्रेडिट, और जिसके पास भी मैंने क्रेडिट लिया, तो मैं बैंक को उस अमाउंट का पैसा दूंगी, और जब भी मेच्योरिटी पीरियड आएगी, तो वो क्रेडिट लेटर ऑफ क्रेडिट वापस करके मेरे को पैसे मिल जाएंगे। सेफ डिपॉजिट लॉकर्स भी आते हैं आपके, जैसे एक है सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स। लॉट ऑफ टाइम व्हाट वी डू, हमारे जो पेपर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पेपर्स, ज्वेलरी, हम बैंक में सेव करते हैं, आपको लॉकर्स भी देते हैं कि आप अपना सेफ डिपॉजिट कर सकते हो। हैंडलिंग ऑफ ग्रीवेंसेस की जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स है, जिसमें मैंने कस्टमर केयर बोला ना आरबीआई का, कि आरबीआई ये भी देखता है कि बैंक्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं, उनका कस्टमर केयर सर्विसेज क्या है, तो ये हैंडलिंग ऑफ ग्रीवेंसेस उसी पॉइंट से आ रहा है। अगर मॉडर्न टाइम की बात करूं कॉमर्शियल बैंक की, तो उनका इसके अलावा भी बहुत सारे आपको फंक्शंस वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग आपको करते हैं वो, कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेटर होगा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन आपको दे रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, प्रोजेक्ट अप्रेजल, मर्चेंट बैंकिंग सिस्टम, कि अगर आप मर्चेंट हो तो आपके लिए वो अलग कैटेगरी ऑफ बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। टैक्सेशन एडवाइजरी सिस्टम की टैक्स रेट्स रिडक्शन में, जैसे लाइक इफ आई हैव टू सेव माय टैक्सेस एंड यू गो टू अ बैंक, दे विल टेल यू ऑल ऑफ द वेरियस पॉलिसीज दैट कैन हेल्प यू गेट द डिडक्शन फ्रॉम द टैक्सेस दैट यू हैव टू पे। ओके, तो ये सारे फंक्शंस हो गए बैंक के। अब अगर बात करें हम, लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस जनरली, कि रोल क्या होता है बैंक का। जैसे मैंने बार बार इनिशियली जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया, तो मैंने बार बार एक बात बोली कि जब भी हम इंडियन बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, तो मैंने बोला कि किसी भी कंट्री का जो हेल्थ है ना, हेल्थ, इकोनॉमिक हेल्थ, वो हम डिटरमाइन कैसे करते हैं कि कितना अच्छा आपका बैंकिंग सेक्टर है। तो क्या ऐसे रोल है जो बैंक प्ले कर रहा है, जिससे हम उन्हें एक डेवलपमेंट लीडर बुला रहे हैं, डेवलपमेंट लीडर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो बैंक प्ले करता है एक्चुअली में, वो होता है कैपिटल फॉर्मेशन। I'll tell you one more thing not related to finance. Like it is said a lot of times कि like it is said ना कि we are a developing nation. So we will become a developed nation once we are well versed with our industrial sector. मतलब जिस दिन हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत अच्छे से वेल वर्स डेवलप हो जाएगी, दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हमारी जो कंट्री है वो डेवलप्ड नेशन बन जाती है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई you talk about the government comes with a lot of schemes so that हमारा जो इंडस्ट्रियल यूनिट है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो प्रॉस्पर कर पाए। One such role that the bank plays in the development of industries, अगर डेवलप नेशन बनना है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहिए, इसीलिए गवर्नमेंट इतना स्टार्टअप, मेक इन इंडिया पे फोकस कर रही है, इतनी स्कीम्स प्रोवाइड कर रही है। हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे, हम जब भी सब स्टार्टअप शुरू कर देंगे, इंडस्ट्रीज हमारी ग्रो हो जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी, हम इंपोर्ट कम कर देंगे, हम एक्सपोर्ट हमारी इंक्रीज हो जाएगी, हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देंगे, हमारा जीडीपी जीएनपी बढ़ेगा, हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स आएंगे। तो एक इंडस्ट्रियल यूनिट की अगर बात करो, जब मैं इंडस्ट्री की बात करी हूँ, मैं ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ कवर कर रही हूँ, ठीक है। तो जब भी आपकी इंडस्ट्रियल यूनिट
डेवलप होगी तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। एक यू विल और वी विल बिकम अ सेल्फ रिलायंट नेशन और विल बिकम अ डेवलप्ड नेशन। उसके लिए जो इंडस्ट्रीज हैं उनको फंड चाहिए, पैसे चाहिए ना। ऐसे तो है नहीं, पैसे रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर ऑलवेज क्या, इवन इफ यू टॉक अबाउट टाटाज एंड अंबानीज ना, दे आल्सो एक्वायर फंड। उनके पास भी ऐसे अबंडन में पैसे नहीं पड़े, वो भी कैपिटल फॉर्मेशन के लिए बैंक्स, आईपीओज एंड ऑल की हेल्प लेती हैं, इन्वेस्टमेंट स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प लेती है। तो बैंक की अगर आप रोल की बात करो तो बैंक जो कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। For the economic development of any country, capital formation is very important and bank plays an important role in capital formation. कैसे? जो household हैं उनकी जो savings है उन्हें mobilize करता है। And see, they have their branches. Banks also have their branches across different areas, no? So what do? They kind of accept the deposit and then they kind of this advancement of loan. They provide the facility of advancement of loan to the units, industrial units who are in need of funds. मेरे पास पैसे हैं, मुझे नहीं पता किसे पैसे की जरूरत है, तो बैंक क्या कर रहा है, मीडिएटर बन के पैसे को मोबिलाइज कर रहा है, जिससे कैपिटल फॉर्म हो रहा है आपकी इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए, और आपकी इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो स्टेब्लिश हो रही है, ग्रो हो रही है, एक्सपेंड कर रही है। As we all know, India is a developing country and here rate of saving is very low as compared to other developed countries. For improving this low rate of interest and for providing capital to the entrepreneurs, there is a need for sound capital formation system. In this scenario, sound banking system with proper provision and guidelines, जो मैंने आपको बोला कि that will be a boon for capital formation. Then creation of credit, again very important facility. बैंक प्रोवाइड करती है मोर फंड फॉर वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बाय क्रिएटिंग क्रेडिट। द क्रेडिट क्रिएशन जो है वो हेल्प करती है इंक्रीज प्रोडक्शन, सेल्स, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, और जिससे जो मैंने अभी सारी आपको डिस्कस करे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी फास्टर हो जाती है। तो डेवलपिंग इकोनॉमी बेसिकली इफ यू काइंड ऑफ consider it is considered by the large non-monetized sector, and this existence of non-monetized sector creates an interruption in the development of the economy. हमारे पास पैसे नहीं है, मोनेटाइजेशन एज इन लैक ऑफ मनी, तो इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, नॉन मोनेटाइजेशन को, इट इज नेसेसरी to promote and take risk in providing that. You would have heard ना कि इतना 1000 का crore का लोन सैंक्शन हुआ इस इंडस्ट्री को, that is the creation of credit, की क्रेडिट फैसिलिटी। क्योंकि पैसे नॉन मोनेटाइजेशन का जो प्रॉब्लम है उससे हमारी जो इंडस्ट्रियल यूनिट है उनका ग्रोथ नहीं रुकना चाहिए, उनकी एक्टिविटीज में इशू, इंटरप्शन नहीं आने चाहिए। फिर देखो चैनलाइजिंग द फंड्स टू द प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। चैनलाइज वही है कि हाउस होल्ड से पैसे ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जिन्हें भी जरूरत है सबको दे रहे हैं, नहीं, वो दे इंश्योर कि जो हमने अपनी डिपॉजिट बैंक्स को दी है ना, तो उस डिपॉजिट को वो ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज करें, तो वो चैनलाइज करते मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। A lot of time, a lot of people, a lot of industries, a lot of business units apply for the loans. What do? They provide the loan जहां पे उन्हें लगता है ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट का मतलब जहां रेट जो मिलेगा, इंटरेस्ट जो मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे वो हायर है। फिर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बैंक यूटिलाइज कर रही है सेविंग्स फॉर द डेवलपमेंट पर्पस, दैट मीन्स वो यूटिलाइज कर रही है पैसा। जैसे बोलते हैं ना, मनी केप्ट इन लॉकर इज यूजलेस, ना ही ग्रो कर रहा है ना ही आपकी मनी मल्टीप्लाई हो रही है। आप जब सेविंग रखते हो बैंक में तो आपका बैंक मल्टीप्लाई होता है, रेट लोअर है नो डाउट, जब भी सेविंग्स हम करते हैं तो हमें जो रेट मिलता है वो कम मिलता है, बट इफ यू सी द लार्जर पिक्चर तो वो उस पैसे का एक बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। और इनकरेज करते हैं राइट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, लाइक दे आर नॉट, अब ऐसा नहीं है कि बैंक जो है इंडस्ट्रियल यूनिट को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है, डेवलपमेंट लीडर है तो सबको लोन बांटते चलेगा, सबको क्रेडिट फैसिलिटी देगा, नहीं, वो राइट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज को इनकरेज करती है। राइट टाइप एज इन जिनसे रिलेटेड हो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिनकी ग्रोथ एक्सपेंशन के चांसेस होते हैं। फिर इनकी बैंक रेट पॉलिसी भी होती है। इट इज अ कॉमन बिलीफ ऑफ इकोनॉमिस्ट दैट बाय चेंजिंग द बैंक रेट चेंजेस कैन बी मेड इन द कंट्रीज मनी सप्लाई एंड हेंस इन इन्फ्लेशन रेट।
The interest rate is to be paid by the bank for the deposit accepted by them, and they charge interest on the loan granted by them. Most of the commercial bank uses cheap money policy, lending money at low interest to overcome the threat of business recession. I'll tell you what is this exactly bank rate policy. Like see, inflation is महंगाई. महंगाई कभी बढ़ेगी जब ही आपका जो इंटरेस्ट रेट है बैंक्स का वो ज्यादा है. ठीक है, महंगाई एज इन कि आपका जो लेंड करने का रेट है वो ज्यादा हो रहा है. बट अगर आप जनरल सेंस में पढ़ो, इकोनॉमी के टर्म्स में बैंक रेट पॉलिसी को पढ़ो, तो आरबीआई जो मैंने बोला रेगुलेटरी अथॉरिटी, दे वुड नेवर वांट दोनों कंडीशन. ना ही एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी होनी चाहिए मार्केट में, ना ही देयर शुड बी अ डिफिशियंसी इन द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट. बोथ ऑफ द कंडीशन आर नॉट गुड. तो बैंक रेट का क्या मतलब है? जब ही लगता है कि हमारी इकोनॉमी में जो सप्लाई ऑफ मनी है वो ज्यादा हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा मार्केट में पैसे की सप्लाई हो गई, तो बैंक रेट क्या करता है, जो सेविंग्स एंड ऑल है ना, वो जो मैंने लेटर ऑफ क्रेडिट बोला, दे कम्स अप विद एन इंस्ट्रूमेंट और दे इंक्रीजेस द रेट ऑफ बोरोइंग, बैंक की बोरोइंग मतलब सेविंग का इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, लोग अपना पैसा मार्केट से विड्रॉ कर करके बैंक में जमा करने लगे. तो उन्होंने क्या किया कि जब भी एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी थी कंट्रोल कर लिया. ऐसे जब डिफिशियंसी हो जाती है, मतलब मनी की सप्लाई मार्केट में हो ही नहीं रही है, तो उस केस में बैंक जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं ना डिपॉजिट्स पे, उसे वो रिड्यूस कर देते हैं, ताकि लोग क्या कहेंगे, यार बैंक तो कोई इंटरेस्ट रेट दे ही नहीं रहा है, तो वो पैसा अपना विड्रॉ करके मार्केट में ले आते. तो बैंक ना डिमांड सप्लाई, क्योंकि इन्फ्लेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू डिमांड एंड सप्लाई फोर्स, तो बैंक डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी को भी बहुत अच्छे से मॉनिटर करता है, जस्ट बाय चेंजिंग देयर बैंक रेट पॉलिसी. एंड नॉट जस्ट विद द बैंक रेट पॉलिसी, दे ऑल्सो, लाइक इफ यू ऑल हैव स्टडीड अबाउट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स वही इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं विच आर मेजरली यूज्ड बाय द बैंक्स और द गवर्नमेंट सो दैट दे कैन अब्सॉर्ब द एक्सेस ऑफ द मनी फ्रॉम द मार्केट. तो एक बैलेंस हो जाए, ना ही एक्सेस ना ही डिफिशियंसी, एंड इक्विलिब्रियम, बैलेंस फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट. ओके, बैंक क्या करता है, मोनेटाइज करता है डेट को. कॉमर्शियल बैंक ट्राई करते हैं ट्रांसफॉर्म द लोन टू बी रीपेड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड इनटू कैश, कि आपको डेट तो देगा बट आपको ना उसकी रीपेमेंट करती है, एंड विच देन इज यूज्ड फॉर द बिजनेस एक्टिविटीज. इट हैज ऑलमोस्ट बिकम अ नेसेसरी for manufacturers and wholesaler traders to sell goods on a credit basis so as to have an increase in the sales. कि आपको जैसे हम क्रेडिट सेल, जैसे अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ या मैं शॉपकीपर हूँ, दिस यू ऑल वुड हैव काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन योर डेली लाइफ एज वेल. व्हाट डू? We see, like you visit to a shop nearby your place, the particular shopkeeper, if he knows, of course, he will be ready to give you the goods maybe on credit. Why? Because अगर हम खाली कैश सेल्स कर रहे हैं, डेट नहीं दे रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारी डिमांड है ना वो कम हो जाएगी. अगर मैं खाली पैसे से गुड्स खरीद सकती हूँ तो मैं वही गुड्स, उतने ही गुड्स खरीदूंगी जितना मेरा बजट अलाउ करता है. बट अगर क्रेडिट फैसिलिटी अलाउड है, जैसे क्रेडिट कार्ड, तो आप अपनी जो और भी डिमांड है वो भी फुलफिल कर सकते हो. तो बैंक वही करता है, ट्राई करता है ट्रांसफॉर्म करना कि जो लोन रीपेड है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इनटू कैश. तो आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है, आप अभी अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी ऑन करो, फ्यूचर में यू पे इट बैक. और ऐसे जो मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स है वो भी अभी आपको क्रेडिट सेल कर रहे हैं, ठीक है, जिससे उनका लॉकअप हो रहा है कैपिटल. फ्यूचर में यू विल गेट द पेमेंट, द मैन्युफैक्चरर, द ट्रेडर्स गेट द पेमेंट. फाइनेंस टू गवर्नमेंट, जैसे मैंने अभी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किया, तो बैंक ना ही खाली जो ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, 5-6 कैटेगरीज ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज नॉट ऑलवेज फॉर द जनरल public. Sometimes the government act as promoter of industries in the underdeveloped countries जहां पे फाइनेंस की जरूरत होती है. तो बैंक हेल्प करता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करना गवर्नमेंट को. जब गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं ना, तो वो भी ट्रेजरी बिल्स एंड ऑल इशू करते हैं. ये भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इनका जो आपका मैच्योरिटी पीरियड होता है जनरली स्मॉल होता है, 90 डेज. तो बैंक भी एक्ट एज एन इन्वेस्टर, मतलब फाइनेंस कर रहा है, गवर्नमेंट को जरूरत है तो बैंक भी पैसे लेंड करता है या गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है. बैंकर्स एज अ एम्प्लॉइज. After nationalization of banks and globalization of Indian economy, the banking industry has grown to great extent. Almost, अगर आप you talk about villages,
you kind of see, like if you belong to a particular place, if you are connected, rooted to a rural area. I have my village. I've seen at my village there are almost all types of banks. सारे बैंक्स के ब्रांचेस हैं. तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपको एक क्रिएशन कर रहे हैं, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. वो एम्प्लॉयर्स बन गए. हर जगह जब उनके ब्रांचेस होंगे तो उन ब्रांचेस में लोगों की जरूरत होगी. एंड लॉट ऑफ टाइम व्हाट डू, दे काइंड ऑफ हायर द पीपल फ्रॉम द नियर बाय एरिया. So that is somewhere kind of also providing the employment opportunities and also leading to reducing the regional imbalance. कि हर एरिया में है, हर एरिया के लोग को जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो एम्प्लॉयर भी बन जाएगा. तो ये मेजर रोल है आपके बैंक्स के. एंटरप्रेन्योर्स भी हैं. एंटरप्रेन्योर्स क्यों बोल रहे हैं? एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? जो एंटरप्रेन्योर्स का मतलब होता है ना, हु कम्स अप विद अ न्यू प्रोजेक्ट आइडिया. अभी मैंने जब आपको बोला कि जो बेसिक रोल होता है एक्सेप्टेंस ऑफ फंड, एडवांसमेंट ऑफ लोन, उसके अलावा बिल्स डिस्काउंट कर रहा है, लॉकर प्रोवाइड कर रहा है, बट दोज आर नॉट द ओनली स्पेसिफिक एक्टिविटीज ऑफ द बैंक्स. They also, while kind of making the investment choices, वो देखते हैं कि वो सारे ही प्रोजेक्ट आइडियाज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं. Not only it is about the investment opportunities, rather when we talk about the formation of a new project ideas or identification of specific projects suitable to local condition, तो banks भी projects undertake करते हैं, बिजनेस प्रोजेक्ट्स. तो इन्हें हम इसलिए एंटरप्रेन्योर्स भी बोल रहे हैं. जब भी हमने बात करी एंटरप्रेन्योर्स की, तो ये आप मॉडर्न रोल बोल सकते हो बैंक्स का. एनी डाउट टिल योर क्लास? प्लीज किसी को कोई भी डाउट है, ड्रॉप अ क्वेश्चन इन द Q&A सेक्शन. आई जस्ट डू योर टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट नाउ. सी, हमें ज्यादातर पता होता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट. करंट अकाउंट एक ऐसा डिपॉजिट अकाउंट होता है, जनरली बोलते हैं ट्रेडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स, बट इट कैन बी फॉर एनीवन who are required to make and receive payments more often than others. मतलब मेरा भी करंट अकाउंट है, बट अगर जनरली बात करें करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जो जहां पे पेमेंट ना बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही है. और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ये ट्रेडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज में दे आर एंगेज, तो दे आर इनटू दिस, दे डील इन द मनी ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ वेरी फ्रीक्वेंट बेसिस. करंट अकाउंट वही है, लिक्विड होता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, होल्ड मोर लिक्विड डिपॉजिट, और कोई लिमिट नहीं होती ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर डे. यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन यू वांट, यू कैन कैरी ऑन एनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन यू वांट टू कैरी ऑन, बट फिर वो कुछ एक अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट आपसे चार्ज करते हैं. करंट अकाउंट हैव ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. व्हाट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है विड्रॉइंग मोर अमाउंट देन व्हाट इज करेंटली अवेलेबल इन द अकाउंट. मेरे अकाउंट में 50,000 है, ओवरड्राफ्ट का मतलब है मैं 50,000 से ज्यादा विड्रॉ कर सकती हूँ. बट दिस ऑल्सो डिपेंड्स फ्रॉम बैंक्स टू बैंक्स एंड कस्टमर्स टू कस्टमर्स. हम ना कस्टमर्स की क्रेडिबिलिटी देखते हैं, पास्ट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखते हैं, और तब हम ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं. और अगर हम करंट अकाउंट की बात करें तो दीज आर नॉट जीरो बैलेंस अकाउंट. ये जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं होते. एक मिनिमम बैलेंस आपको यहाँ मेंटेन करना होता है अगर आपको अपना करंट अकाउंट ऑपरेट करना है. जनरल सेंस में करंट अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जहां पे जो आपकी ट्रांजेक्शन्स होती है ना बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही है, ठीक है, और कोई लिमिट नहीं कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आप करो पर डे में. तो आप बोल सकते हो ये ट्रेडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स के लिए है जिन्हें बहुत फ्रीक्वेंटली इमीडिएटली ट्रांजेक्शन करनी होती है. इसका जस्ट ऑपोजिट होता है सेविंग अकाउंट. एक रेगुलर डिपॉजिट अकाउंट है जहां पे ना मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने मिलना ही मिलना. और अगर आज करंट सिचुएशन की बात करें, बैंक्स के पास ना वैरायटी ऑफ सेविंग्स अकाउंट है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ डिपॉजिटर, कि कैसा डिपॉजिट, आपकी एज क्या है, आपका पर्पस क्या है डिपॉजिट होल्ड करने का. ठीक है, विमेन्स के लिए अलग उनके कुछ दे हैव देयर डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट स्कीम्स फॉर विमेन, family saving accounts. Okay, so a cross product benefit is there when banks offer an opening second account such as demat account. जब भी हम बात करते हैं सेविंग्स अकाउंट की, तो ये ना जीरो बैलेंस अकाउंट्स have featured like auto sweep, credit card, debit card, bill payment, cross product benefit. तो ये आपको सेविंग्स अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट का फीचर देते हैं,
और इसीलिए हम, और वन मोर एडवांटेज दैट यू गेट, इफ यू हैव अ सेविंग अकाउंट विद द बैंक, दे आल्सो गिव्स यू दिस बेनिफिट ऑफ ओपनिंग अ डीमैट। डीमैट का मतलब होता है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग एंड ऑल कर सकते हो। तो डीमैट अकाउंट कंपलसरी होती है अगर आपको इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल में इन्वेस्टमेंट करनी है। फिर आता है हमारा सैलरी अकाउंट। लॉट ऑफ टाइम सैलरी अकाउंट जो, जैसे आपको मैं रिसेंट एग्जांपल देती हूँ, देयर वाज दिस जॉब अपॉर्चुनिटी एट अ पर्टिकुलर कॉलेज, एट एक आईपी का कॉलेज है, तो वी वर इंटरेस्टेड, ओके, एंड देन वी वर आस्क्ड कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको ना अपना सैलरी अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, और आपका जो सैलरी अकाउंट है वो पीएनबी बैंक में होना चाहिए। तो ये जो सैलरी अकाउंट होते हैं, दीज आर ओपन एज पर द टाई अप्स बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द बैंक। एम्प्लॉयर का बैंक से टाई अप होता है, और स्पेसिफिकली हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम अपनी जो एम्प्लॉयज है उनकी सैलरीज को क्रेडिट कर पाए इन द बिगिनिंग ऑफ द पे साइकिल। एम्प्लॉयज पिक कर सकते हैं दिस टाइप ऑफ सैलरी अकाउंट बेस्ड ऑन द फीचर्स दे वांट और एज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। तो इनके पास ऑप्शंस होता है कि आप अपनी सैलरी अकाउंट का क्या टाइप है आप चूज कर सकते हो। जनरली एम्प्लॉयर चूज कर लेता है इसकी क्या वेरियस फैसिलिटीज एंड ऑल होंगी। देन आपका होता है फिक्स्ड डिपॉजिट और एक होता है रेकरिंग डिपॉजिट। There are different types of accounts like fixed deposits and recurring deposit accounts to save money and to earn decent rate of interest on these savings for future. ये अगर आप सेविंग अकाउंट जो मैंने बताया ना करंट के बाद सेविंग, उससे थोड़ा हायर रेट आपको पे करते हैं, बट फिक्स अकाउंट डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो होता है वो उसके ना कुछ आपके डिसएडवांटेज आ जाते हैं। एक होता है लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड का मतलब क्या है कि अगर आप एफडी कर रहे हो, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोल रहे हो, तो लॉक इन पीरियड, अगर मेरा लॉक इन पीरियड 3 साल है, मतलब 3 साल के पहले मैं पैसा विड्रॉ नहीं कर सकती अपना ही पैसा। तो इनका एक ये डिसएडवांटेज आ जाता है कि इनका ना एक स्पेसिफिक लॉक इन पीरियड होता है, तब तक आपका पैसा जो है वो इसी, आप अगर विड्रॉ करते हो तो आपको लॉसेस होते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। बट आपका एक ये डिसएडवांटेज, दिस इज द रीजन व्हाई पीपल काइंड ऑफ स्किप कीपिंग देयर मनी इन द फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। बट अभी रिसेंटली अगेन एक चेंजेस आए हैं कि ये ना अब फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट आपको डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए ऑफर कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट अगर आप बात करो कि जैसे मैंने एफडी कराई है लेट्स सपोज 5 इयर्स के लिए, ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट मेरे को पे करेंगे ये वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन द टेन्योर, कि जितना लंबा 1 साल 3 साल का कराओगे, 5 साल का 10 साल पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ओके। और अगर generally one cannot withdraw money before maturity period, certain special circumstances में बैंक्स जो हैं कुछ आपको प्री मच्योर मतलब मेच्योरिटी के पहले विड्रॉ करने देंगे, बट फिर उसमें मैंने बोला ना फाइनेंशियल लॉ कि आपको एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देते हैं आपका, मतलब फाइनेंशियल मॉनेटरी लॉस हो जाता है। फिर आता है रेकरिंग डिपॉजिट। फिक्स का मतलब है एक ही बार लमसम पैसा फिक्स कर दिए कुछ लॉक इन पीरियड के लिए, higher the lock-in period, higher the rate of return. Before maturity, no money can be withdrawn. If you withdraw, कुछ बैंक अलाउ करते हैं तो वहां पे आपका इंटरेस्ट रेट जो आपको प्रोवाइड करेंगे वो थोड़ा सा कम कर देते हैं, मतलब लॉस हो गया, 10% बोला था 8% देंगे। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है सेम फिक्स की तरह ही है, बट डिफरेंस क्या है, रिकरिंग का मतलब है एक लमसम अमाउंट में आप ना थोड़ा थोड़ा पैसा करके रेगुलर इंटरवल पे एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, एवरी 6 मंथ्स आप पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो। तो लमसम में क्या है, आई डू नॉट हैव अ लमसम मनी, आई कैन नॉट ऑप्ट फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। बट रेकरिंग का क्या है कि हाँ मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथ, ईयरली मैं चंक्स में रेकर कर रहा है, बार बार डिपॉजिट कर रही हूँ। और अगर आप बात करें तो आप जो सम इन्वेस्ट करोगे वो स्मॉलर होता है इन रिकरिंग डिपॉजिट एज कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट, और टेन्योर इज अगेन फिक्स्ड इन द केस, बट फॉर प्री मैच्योर विड्रॉवल इज पॉसिबल। यहाँ पे भी सेम है कि आपका लॉक इन पीरियड होता है, डिफरेंस क्या है, वहां पे फिक्स अमाउंट है, यहाँ पे रिकरिंग अमाउंट कर सकते हो। और अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉवल करते हो, मेच्योरिटी के पहले विड्रॉ करोगे, तो वहां पे आपको कुछ फाइनेंशियली लॉस सेक्रीफाइस करने होंगे विद द इंटरेस्ट रेट, ओके। तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। ऐसे फिर एक आता है आपका एनआरआई अकाउंट। एनआरआई जो अकाउंट होता है इसमें ना हमारे 3 कैटेगरीज होते हैं फर्दर। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट फॉर इंडियंस और इंडियन ओरिजिन पीपल लिविंग ओवरसीज।
एक रेसिडेंशियल स्टेटस होता है. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो इट और नॉट. Whenever we talk about any country, we see whether a particular person is resident or non-resident. अब एनआरआई अकाउंट किसके लिए खोला गया? उन इंडियंस के लिए खोला गया है, या इंडियन ओरिजिन. इंडियन ओरिजिन कौन होता है? जिनका प्लेस ऑफ बर्थ, जिनके पेरेंट्स का प्लेस ऑफ बर्थ, या जिनके ग्रैंड पेरेंट्स के प्लेस ऑफ बर्थ अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है बिफोर इंडिपेंडेंस. तो ये उन इंडियंस के लिए है, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए है जो ओवरसीज है, मतलब बाहर जॉब कर रहे हैं. तो मे बी द फैमिलीज आर योर, तो दे नीड टू काइंड ऑफ हेल्प देम विद द और ट्रांसफर मनी और रेमिट द मनी टू द फैमिलीज लिविंग इन इंडिया. तो ये उनके लिए अकाउंट होता है. दिस टाइप्स ऑफ अकाउंट आर ऑल्सो कॉल्ड ओवरसीज अकाउंट. दीज ओवरसीज अकाउंट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. एक है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी सेविंग अकाउंट फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, और एक है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल सेविंग अकाउंट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. अब नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी सेविंग अकाउंट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या है? इन्हें नॉर्मली हम बोलते हैं कॉल्ड एज रूपी अकाउंट, एज व्हेन मनी इज डिपॉजिटेड इन दीज अकाउंट बाय एनआरआई यूजुअली इन फॉरेन करेंसी. इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं इंडियन करेंसी, इंडियन रुपीज में, एट द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट. NRIs can save money earned in India or overseas in NRO बैंक अकाउंट. NRO में हम रख सकते हैं, जैसे आपको रेंट पेमेंट करना है, मैच्योरिटीज, पेंशन, इन सब के लिए you can use this account to send the money abroad through these NROs account. Taxes are imposed on the income earned on these deposit account. अगर आप इन डिपॉजिट्स में आपको इनकम हो रही है, आपने यहाँ पैसे सेव करें और आपको कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है, उस पर टैक्सेस इम्पोज होंगे. दूसरा है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. ये आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू एनआरओ, सेम है. एंड द फंड्स इन दीज अकाउंट्स आर ऑल्सो मेंटेन्ड इन इंडियन नेशनल करेंसी, INR में ही करते हैं. बट एनी मनी डिपॉजिटेड इनटू दीज अकाउंट इज कन्वर्टेड इनटू INR at prevailing exchange rate, but these accounts are used only for saving money. वहां पे क्या है, आप पेमेंट्स भी कर सकते हो. दोनों में क्या है, सिमिलैरिटी क्या है कि आपने डिपॉजिट करा किसी भी करेंसी में पैसा इन अकाउंट्स में, ये तुरंत कन्वर्ट कर देंगे इंडियन करेंसी में, दोनों ही अकाउंट. वहां पे आप यूज कर सकते हो उसे अपनी पेमेंट्स करने के लिए. यहाँ पे आप खाली सेविंग्स के लिए यूज करोगे फ्रॉम द मनी अर्न फ्रॉम अब्रॉड. द फंड बोथ इन फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर ट्रांसफरेबल. एंड इसका एक और इम्पोर्टेंट कि जो आपका इंटरेस्ट अर्न होगा ना, प्रिंसिपल पे तो टैक्सेस लगने ही लगने, इंटरेस्ट पे आपको कोई टैक्सेस नहीं लगने. और NRO में क्या था कि जो भी आपको इनकम होगी उस पे टैक्सेस इम्पोज होंगे. फिर आर फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट. इट इज नॉट सिमिलर टू NRO एंड NRE because account maintained under, we call it FCNR account, are always maintained in foreign currency. देखो वहां पे क्या था, इंडियन करेंसी में मेंटेन कर रहे थे, कन्वर्ट कर दे रहे थे INR में. यहाँ पे हमेशा फॉरेन करेंसी में हम मेंटेन करेंगे, और जो भी आपका इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है फ्रॉम दीज अकाउंट आर ट्रांसफरेबल, और टैक्स इम्पोज नहीं होता है ऑन द इंटरेस्ट अर्न्ड इन इंडिया. ओके, now class, I'll give you this PDF. I want you all to read this. Please make sure you read it. Next class में मैं थोड़ा quickly, मैंने ज्यादा time लिया because I was doing it in a very detail. So next class में what I'll do, I'll start from here. I'll just do a very quick revision. I'll share this PDF just after this class in the group, जो Finance for Everyone का group है. You can take the PDF from there, give it a read. और next class में I'll complete this unit and I'll start with your post office scheme वाला जो unit है. Okay, now 5 minutes for the doubt session. Anyone has any doubt in the part that we've done today? I'll just read the Q&A section. Let us see, every time I ask you all one thing only. Can you provide the PPTs, PDFs links? Already I sent the PPTs, PDFs link in the group. We have a WhatsApp group. There are like more than 1000 students in the group. उसमें मैं प्रोवाइड करती हूँ. आप, मैंने उस ग्रुप का भी लिंक यहाँ लास्ट क्लास में दिया था. You should not just be concerned about the material. This class is basically to study, no? So if I'm taking or teaching a particular topic, you need to ask your doubts here.
PPTs PDF. If you have a Telegram group, next class में one of you make the group, Telegram group, and drop a link over here in the group. I will join the Telegram group and send you the PPTs in that group as well. I am WhatsApp वाले ग्रुप में हूँ मैं, टेलीग्राम का मेरे को नहीं पता है. मैं WhatsApp वाले ग्रुप पे और बच्चों को ऐड क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी फुल है ग्रुप. उसमें 1023 स्टूडेंट्स आर देयर. इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है. यू विल हैव द सेम क्वेश्चन अबाउट द कंटेंट. हाँ बच्चे, वो ग्रुप फुल हो गई है, आई नो. तो व्हाट यू कैन डू, लाइक आई सेड, बेटा वो ग्रुप फुल हो चुकी है, उसमें आप ऐड नहीं हो सकते हो. ओके, सी syllabus for the internal assessment is you will be having your online paper. तो ऑनलाइन आई थिंक एमसीक्यूज केस के फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे सारे. दे कैन आस्क यू फ्रॉम एनी यूनिट, किसी भी यूनिट से वो कुछ पूछ सकते हैं. बेस्ट पार्ट इज, सी बच्चों, नाउ यू ऑल आर एट पार विद द रेगुलर स्टूडेंट्स. पहले इंटरनल्स नहीं होते थे तो आपको 100 मार्क्स का पेपर करना होता था. 100 मार्क्स के पेपर में स्कोर करना बहुत टफ टास्क, टाइम भी सेम होता था. अभी इंटरनल के लिए प्रिपेयर करना शुरू करो, पीपीटीज पढ़ो. बुक मैंने ऑलरेडी बताई थी, मैं एक बार फिर पिक्चर भेज दूंगी. लेट्स जस्ट 1 सेकेंड, इफ आई कैन शो यू अ पिक्चर ऑफ द बुक. 1 सेकेंड दो. तो दिस इज द बुक फॉर finance for everyone. I'll share a picture in the group maybe. Okay. The authors are पूनम गुप्ता, इंदु गुप्ता, मधुलिका भार्गवा. JSR पब्लिकेशन की ये बुक काफी अच्छी है. प्रिसाइजली आपका सिलेबस इसमें मेंशन्ड है. ये बुक ले सकते हो तो ले लो. और पीपीटीज मैं ऑलरेडी आपको दे रही हूँ. अभी से प्रिपरेशन शुरू कर लो इंटरनल की. इंटरनल में दे कैन आस्क यू फ्रॉम एनी मॉड्यूल, और साथ में वो आप प्रिपरेशन करोगे तो आपके एक्सटर्नल का प्रिपरेशन भी होता रहेगा. इट इज ऑल इंटरनल असेसमेंट का सिलेबस पूरा है. बाकी इफ यू ऑल रियली वांटेड द कंटेंट, आई डोंट हैव अ टेलीग्राम चैनल येट. यू नीड टू मेक अ टेलीग्राम ग्रुप. नेक्स्ट क्लास हमारी नेक्स्ट सैटरडे है ना. टेलीग्राम ग्रुप कोई एक बना है, उसका लिंक यहाँ पे डाल देगा स्टार्ट ऑफ द क्लास में. तो सारे बच्चे ड्यूरिंग द क्लास दे कैन ज्वाइन, और फिर मैं ज्वाइन करके सारा कंटेंट शेयर कर दूंगी. I'm looking for the other questions if you have from the part that I've done today. I don't have a Telegram group. I don't have a Telegram ID link because I have not made any Telegram group yet. I think आपके इस पेपर की ऑफलाइन क्लासेस होती है. You'll get the notice from the official department itself. I have no idea about कभी होती है. इंटरनल असेसमेंट जब होंगे तो फर्स्ट टाइम आई थिंक 20th फेब से बोला इन्होंने. 20th फेब से आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे. हाँ बच्चे, लैंग्वेज का कोई वो प्रॉब्लम नहीं है. आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो. बट अगर आप लैंग्वेज हिंदी चूज कर रहे हो तो पूरा पेपर आपको हिंदी में ही लिखना है. बिकॉज कुछ बच्चे आधे इंग्लिश आधे हिंदी लिखते हैं. दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. You can write the paper in Hindi, but then you would need the content in Hindi as well. I don't have this content in Hindi. You'll have to find it on your own. पेपर हिंदी में दे सकते हो.
Again, बच्चे, for the study material, you will get a text from the SOL. ओके, सो यहाँ इस चैट पे, ये कोई चैट है, मैं पब्लिश कर रही हूँ। आई थिंक यहाँ पे आपको ना ये सारे, बच्चा बोल रहा है कि सारे वो अवेलेबल हैं। ओके मैम, आई थिंक आई विल एंड दिस सेशन नाउ। ओके मैम। थैंक यू सो मच मैम।